हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम के बारे में। 1913 में एक डैनिश फिजिसिस्ट नील बोहर ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर ये मॉडल ऑफ एटम दिया था। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर कोई वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो अब बात करते हैं बोहर के पोस्टुलेट्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट जो बोहर ने कहा वो ये था कि एटम के बिल्कुल बीचों बीच न्यूक्लियस लाई करता है, जिसके अंदर एटम का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं ऐसे ऑर्बिट्स में जिनकी कुछ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है। इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स या फिर स्टेशनरी स्टेट्स भी कहा जाता है। आप इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए KLMN या फिर 1 2 3 4 नंबरिंग भी दे सकते हैं। इसके बाद बोहर ने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं आता, ना तो उनकी एनर्जी बढ़ती है ना वो कम होती है, और इन एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी है वो बढ़ती जाती है जैसे ही आप एक शेल से दूसरे शेल में जाते हैं। तो फर्स्ट शेल की सबसे कम एनर्जी होती है और फिर वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और अगर आपको किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी का पता लगाना है तो आप इस फॉर्मूले के अंदर उस ऑर्बिट की n वैल्यू, यानी कि अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू निकालनी है तो n की जगह 1 पुट करिए और आपको एनर्जी उस ऑर्बिट की पता चल जाएगी। अब जो इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ घूम रहे हैं न्यूक्लियस के, अगर वो अपना ऑर्बिट छोड़कर किसी हायर लेवल के ऑर्बिट पर जाते हैं तो उन्हें वहां पहुंचने के लिए एनर्जी चाहिए होती, लेकिन अगर हायर से लोअर लेवल पर आना है तो एनर्जी रिलीज होगी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो ऊपर जाते वक्त आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन अगर आपको नीचे उतरना है तो एनर्जी बहुत कम चाहिए। इसके अलावा बोहर ने एक फार्मूला दिया जिससे आप एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। बोहर के मॉडल ने हाइड्रोजन एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसे भी अपने पोस्टुलेट्स के ज़रिए उसे एक्सप्लेन किया था। तो अब बात करते हैं इस मॉडल की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इस मॉडल के ज़रिए हम एनर्जी लेवल को पता लगा सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन की। इस मॉडल ने एक एटम की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर दिया कि इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी लूज़ करता है ना ही गेन करता है जब तक वो अपने ऑर्बिट में है। और हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम से कंपेयर करके जो कैलकुलेशंस की गई थी वो बिल्कुल करेक्ट थी। और इलेक्ट्रॉन के लोअर से हायर लेवल और हायर से लोअर लेवल आने तक का भी सारी डिस्क्रिप्शन इस मॉडल में दी गई थी, और साथ ही साथ पुरानी क्वांटम थ्योरी इस मॉडल का बेस थी। अब बात कर लेते हैं ज़रा इनके लिमिटेशंस के बारे में। तो सबसे पहली लिमिटेशन ये थी कि इलेक्ट्रॉन जब अपने एनर्जी लेवल से किसी दूसरे एनर्जी लेवल पर जंप करता है तो एनर्जी का लॉस या गेन क्यों होता है, इसका रीज़न वो नहीं दे पाए थे। और इस मॉडल की दूसरी लिमिटेशन ये थी कि बोहर ने हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को तो एक्सप्लेन किया, लेकिन वो एटम्स जिनके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है जैसे हीलियम और लिथियम, वो उनके लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और तीसरी लिमिटेशन ये थी कि उन्होंने ऑर्बिट्स के स्फेरिकल होने का एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन उनके एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होने का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। बोहर एक एटम के मॉलिक्यूल बनने या फिर उसके केमिकल बॉन्ड बनाने के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे, और वो जीमन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट दोनों ही स्पेक्ट्रल लाइंस के स्प्लिट होने के बारे में है। जीमन इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड में लाइंस स्प्लिट होती हैं और स्टार्क इफेक्ट में वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होती हैं। अब आप जो ये पिक्चर स्क्रीन पर देख रहे हैं जीमन इफेक्ट के बारे में है। इसमें एक स्पेक्ट्रल लाइन 3 में स्प्लिट हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ऐसा होता क्यों है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे बोहर। तो ये था बोहर मॉडल ऑफ एटम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।